आज का हमारा टॉपिक है कि महंगाई क्यों बढ़ती है, जो कि पिछली वीडियो की ही नेक्स्ट कड़ी है। बट हो सकता है आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हो, आप इससे पहले वाला एपिसोड ना देख पाए हो, तो ऐसी स्थिति में मैं क्लियर कर देता हूँ एक सेकेंड में कि महंगाई क्या है। तो महंगाई बाजार की वह स्थिति है जिसमें हमारी करेंसी जो होती है, हमारी मुद्रा होती है, जिसे हम रुपया कहते हैं, करेंसी की वैल्यू गिर जाती है। ओके, तो करेंसी की वैल्यू गिर जाने का मतलब उसकी परचेजिंग पावर कम हो जाती है। उसकी परचेजिंग पावर कम हो जाने का मतलब क्या हुआ कि जो चीज़ पहले 10 रुपए में आ रही थी अब वो 10 रुपए में नहीं आती है, क्योंकि 10 रुपए की वैल्यू कुछ भी नहीं रह गई। ओके, एक टाइम था, मुझे याद आता है कि एक समय था जब हम किसी के घर जाते थे, अपने किसी रिश्तेदार के घर जाते थे, तो वो हमें 50 पैसा या 20 पैसा या 25 पैसा हमारे हाथ में रखता था। तो हम वो 20 पैसा या 25 पैसे का सिक्का, उसको उस समय हम लोग बड़े प्यार से चवन्नी बोलते थे, तो वो चवन्नी सिक्का देख देख के हम खुश होते थे, हमारा मन प्रफुल्लित हो जाता था और हम पूरा दिन यही प्लानिंग करते रहते थे कि ये 4 आने, ये जो 25 पैसे हैं, इनको कहाँ कहाँ। वर्षों पहले की बात है कि जब लोग कहा करते थे कि जो बिल गेट्स है, बिल गेट्स इतना व्यस्त आदमी है कि अगर उसकी जेब से 10 रुपया गिर जाए या उसकी जेब से 1 रुपया गिर जाए तो वो 1 रुपया को उठाने के लिए नीचे ज़मीन में नहीं झुकता है, क्योंकि इतनी देर में वो न जाने कितने रुपए बना लेता है। तो हमें बहुत आश्चर्य लगता था कि कैसा आदमी है, 1 रुपये का सिक्का किसी गिर जाए और वो क्यों नहीं उठाता या क्यों नहीं उठाएगा। लेकिन आज यही स्थिति हो गई है। हम आप देखते हैं हमारे घर में इधर उधर 1 रुपये का सिक्का दो। तो ये जो कहानी मैं सुना रहा हूँ, इस कहानी को हम कहते हैं कि रुपए की दयनीय स्थिति, रुपए के मूल्य में दिन प्रतिदिन गिरावट आती जा रही है। मेरे ख्याल से बात अच्छे से आपको समझ में आ गई होगी कि रुपए के मूल्य में गिरावट का मतलब क्या होता है। अब बात इससे आगे करते हैं इस एपिसोड में कि रुपए के मूल्य में गिरावट होती है तो क्यों होती है। भैया, रुपए का मूल्य गिरता क्यों है, इन्फ्लेशन का कारण क्या है। तो बहुत सिंपल सी बात है ना। देखिए, 2 चीज है, एक है प्रोडक्ट या जिसे हम कहते हैं उत्पाद, और दूसरी चीज है करेंसी। करेंसी या हमारी करेंसी रुपया, तो प्रोडक्ट और करेंसी। अगर 2 कारण हो सकते हैं इन्फ्लेशन के, एक प्रोडक्शन कम हो, उत्पादन कम हो। अगर किसी चीज का उत्पादन कम हो तो ऑब्वियसली अगर उसके डिमांड में कमी नहीं आती, डिमांड पहले जैसी ही है बट प्रोडक्शन गिर गया, उत्पादन कम हो गया, तो ज्यादा लोग अब डिमांड करेंगे उस चीज की, ज्यादा उसकी डिमांड बढ़ेगी, लेकिन सप्लाई प्रॉपर नहीं हो पा रही है। तो सप्लाई इर्रेगुलर हो गई है, सप्लाई इर्रेगुलर हो गई। लेकिन कहने का मतलब, इर्रेगुलर होने का मतलब क्या हुआ कि डिमांड जितनी है उतनी आपूर्ति नहीं हो पा रही है, तो वो चीज महंगी हो जाएगी। ये पहला कारण है। अब वो प्रश्न उठता है कि भाई ये जो सप्लाई की इरेगुलरिटी का क्या कारण हो सकता है। आखिर क्या ऐसे कारण हो सकते हैं, क्या ऐसी वजहें हो सकती हैं कि जिससे सप्लाई इरेगुलर हो जाए। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि कई कारण होते हैं सप्लाई की रेगुलरिटी के, केवल एक कारण नहीं होते हैं, कई सारे कारण हो सकते हैं। सब इतनी बारिश हुई कि हमारे पूरे भारत के, या कम से कम पूरे भारत नहीं तो कम से कम उत्तर भारत के, तो बहुत सारे राज्य बाढ़ ग्रस्त हो गए, बहुत सारे राज्यों में फसलें डूब गई। तो जो उस समय की फसल है, चाहे धान की फसल है, सोयाबीन की फसल है, वो फसल हो जाएगी चौपट। तो मौसम की मार से कई बार प्रोडक्शन गिर जाता है। जैसे मैंने कहा अतिवृष्टि यानी बाढ़, सेम वही उसी का अपोजिट सूखा पड़ सकता है।
मान लीजिए कि जो जब बारिश होनी चाहिए थी तब बारिश नहीं हुई, सूखा पड़ गया। अब चाहे वो गेहूं की फसल का समय हो, चाहे वो धान की फसल का समय हो, या किसी अन्य फसल का समय हो, सूखा पड़ गया साहब, सूखा पड़ गया, अकाल पड़ गया, तो जो हमारी कृषि उत्पाद तैयार होनी चाहिए थी वो तैयार नहीं हुई, और इससे महंगाई बढ़ गई। यानी इससे उसका प्रोडक्शन कम हुआ, प्रोडक्शन कम होने से उसकी सप्लाई कम हुई, मार्केट में सप्लाई कम हुई तो वो उसके दाम बढ़ गए। एक ये कारण हो गया। दूसरा कारण क्या हो सकता है? दूसरा कारण हो सकता है ब्लैक मार्केटिंग। दूसरा कारण क्या हो सकता है? जैसे हम काला बाजारी कहते हैं, काला बाजारी या ब्लैक मार्केटिंग। ब्लैक मार्केटिंग क्या होता है? ब्लैक मार्केटिंग का मतलब होता है कि जब जो व्यापारी है, व्यापारी इस उम्मीद में कि सामान का दाम कम है, इस पर मुझे फायदा कम मिल रहा है, इस उम्मीद में क्या करता है कि सामान को ज्यादा से ज्यादा वो किसानों से खरीद के या जो भी मैन्युफैक्चरर है उससे खरीद करके और अपने गोडाउन्स में, अपने जो उसके जो गोदाम होते हैं, गोदामों में भर के रख लेता है और उसे ब्लॉक कर लेता है, उसकी सप्लाई को रोक देता है, सप्लाई में बाधा बन जाता है। तो ऐसी स्थिति में वो सामान मार्केट में नहीं पहुंचता है। वो सामान मार्केट में नहीं पहुंचता तो उसकी वैल्यू बढ़ जाती है, उसका दाम बढ़ जाता है। तीसरा क्या कारण हो सकता है? एक हो गया, ये दो हो गया। अब तीसरा कारण क्या हो सकता है? इसमें जो तीसरा कारण है, तीसरा कारण हो सकता है कि भाई गवर्नमेंट टैक्स बढ़ा दे। सरकार जो है वो टैक्स लेती है कुछ चीजों पर, अभी भी वैट लिया जाता है, जैसे डीजल है, पेट्रोल है, इन पर वैट लिया जाता है, और बाकी बहुत सारी चीजों पर जीएसटी यानी गुड्स एंड सर्विस टैक्स लिया जाता है। अब इनका स्लैब बढ़ा दे, यानी जो 18% की स्लैब है उसको बढ़ा के 20% कर दे, 20% का स्लैब कर दे, तो जो प्रोड्यूसर है उसकी कॉस्ट बढ़ जाएगी, उसकी लागत बढ़ जाएगी, और उसकी लागत बढ़ जाने से जो है वो कई सारे प्रोड्यूसर्स या कई सारे उत्पादक उस बढ़ी हुई लागत के अंदर उत्पादन करने में सक्षम नहीं होंगे, और जिसके फलस्वरूप प्रोडक्शन में कमी आएगी और सप्लाई कम हो पाएगी। सप्लाई कम होगी तो चीजों के दाम बढ़ जाएंगे। और कई कारण हो सकते हैं। हो सकता है चौथी बात जो मैं आपको बता रहा हूं, ट्रांसपोर्टेशन होता है, परिवहन होता है। ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी किसी तरह से अगर जो गड़बड़ हो जाए, यानी परिवहन की सुविधाएं किसी तरह से चौपट हो जाए। सपोज कर लीजिए कि हमें कोई सामान को हिमाचल प्रदेश में पहुंचाना है, लेकिन लैंडस्लाइडिंग हो गई। अब जो इकलौता रास्ता था वो रास्ता बंद हो गया, ब्लॉक हो गया, तो यहाँ से यानी दिल्ली से सामान हिमाचल प्रदेश कुल्लू मनाली नहीं पहुंच रहा है, और ऐसी स्थिति में नहीं पहुंचने के कारण सप्लाई में कमी आ गई, तो वो उसके दाम बढ़ जाएंगे। एक और मजेदार बात आपको मैं बताता हूँ, पांचवा कारण वो ज्यादा इंटरेस्टिंग है। पांचवा कारण है फॉरवर्ड मार्केटिंग। ये पांचवा कारण है, फॉरवर्ड मार्केटिंग, या जिसे हम हिंदी में वायदा कारोबार कहते हैं। ये साहब क्या है वायदा कारोबार? इस पर मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा फॉरवर्ड मार्केटिंग पे, और मैं उस वीडियो में आपको बताऊंगा कि फॉरवर्ड मार्केटिंग क्या है, इसका क्या स्कोप है। बट अभी आप सिर्फ इतना समझ सकते हो कि आपने बहुत बार ये फॉरवर्ड मार्केटिंग की है। भले ही ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ रहा हो या ना आ रहा हो, लेकिन आपने किया है फॉरवर्ड मार्केटिंग। कैसे होता है कि जैसे सपोज कर लीजिए कि आपको कोई सामान खरीदना है, उस सामान का जो दाम है वो अभी आपके जेब के अनुकूल है, मतलब अभी आप परचेज कर सकते हो, तो आप जाते हो दुकान पर और दुकान पर बोलते हो भाई ये वाला सामान इतना पैसा पकड़ो, ये सामान हमें दे दो। दुकानदार क्या बोलता है? दुकानदार बोलता है आज तो नहीं दे पाऊंगा क्योंकि अभी हमारे पास है नहीं। तो हम कहते हैं कि तो फिर कल आके ले जाओ, तो दुकानदार कहता है कल का भरोसा नहीं है, हो सकता है कल दाम बढ़ जाए।
तो दाम बढ़ जाए तो हम क्या करते हैं, हम बोलते हैं उससे भैया कि ऐसा करो अभी बुक कर लो, सामान हमें कल दे देना, आज हमसे पैसा ले लो, आज के रेट पर हमें कल सामान दे देना। वो तैयार हो जाता है। ये जो ट्रेडिंग है आपका, ये जो बिजनेस है, दिस इज कॉल्ड फॉरवर्ड और फ्यूचर। इसे फ्यूचर ट्रेडिंग या फॉरवर्ड ट्रेडिंग के नाम से भी जानते हैं। अब इसमें क्या होता है, इसमें क्या प्रॉब्लम आ जाती है, फॉरवर्ड ट्रेडिंग या फ्यूचर ट्रेडिंग से महंगाई का क्या वास्ता या क्या लेना देना है। तो यहां मैं आपको बताना चाहूंगा कि फ्यूचर ट्रेडिंग में क्या होता है कि जो एक बिजनेसमैन है, एक जो इन्वेस्टर है, वो एग्रीकल्चर में इन्वेस्टमेंट करता है। मतलब वो किसी किसान के पास जाता है या कोई बड़ा समृद्ध किसान है उसके पास जाता है जिसके पास कई एकड़ खेत हैं, और उसके पास जाकर बोलता है कि आप हमारे लिए अपने खेत में ये फला फसल उगाइए, मतलब आप हमारे लिए मूंग दाल उगाइए अपने खेत में, या आप हमारे लिए अपने खेत में आलू की खेती कीजिए, या आप हमारे लिए अपने खेत में अदरक की खेती कीजिए, या आप हमारे लिए अपने खेत में पालक उगाइए और हमसे पैसा अभी ले लीजिए एडवांस में, 10% हम अभी दे देंगे, 10% हम अभी आज आपको दे देंगे और आप हमारे लिए फसल उगाइए। और रेट भी फिक्स कर दे रहे हैं ना कि जितना फसल उगाओगे आप, हम पूरी फसल को फला रेट पर, जैसे सपोज कर लीजिए आलू है तो हम कहते हैं, वो कहते हैं कि पूरी की पूरी फसल हम आपको, आपकी जितनी भी आलू का प्रोडक्शन आप करोगे, हम पूरा का पूरा आलू आपका 40 रुपए 45 रुपए किलो में खरीद लेंगे। तो क्या हुआ, तो जो मार्केट है, मार्केट पर तो डिपेंड ही नहीं रहा, मार्केट पर तो आलू का दाम डिपेंड ही नहीं रहा। आलू का दाम तो मार्केट में आलू आने से पहले ही तय कर दिया गया। अब क्या होता है कि जब आलू उसने पूरा खरीद लिया 40-45 के रेट में, अब इसके बाद क्या होगा साहब, जब आलू का सीजन आएगा तो आलू मार्केट में गिर के 25 रुपए 30 रुपए किलो हो जाएगा, लेकिन वो व्यापारी जिसने 40 रुपए पे किए हैं वो मार्केट में आलू नहीं आने देगा, ये आलू मार्केट में नहीं उतारेगा, क्योंकि अगर वो 40 में खरीद करके और 25 रुपए में उतार रहा है आलू, तो वो समझ लीजिए कि वो तो घाटे में है। तो वो क्या करता है, वो ब्लैक मार्केटिंग कर लेता है, वो भंडारण कर लेता है, तो उतना आलू जितना उसने खरीदा है वो आलू हमारे मार्केट में या तो नहीं आता, और या तो अगर उस व्यापारी को अच्छा दाम मिलता है तो वो उसको एक्सपोर्ट कर देता है। यानी हमारे मार्केट में वो आलू किसी भी तरीके से नहीं आया, और इससे क्या हुआ, मार्केट में कमोडिटी की सप्लाई गिर गई, और सप्लाई गिर गई तो वो वस्तु हो गई महंगी। ओके, तो अब हम देख लेते हैं कि अगर महंगाई जो है वो इस कारण से, यानी इर्रेगुलर सप्लाई की वजह से महंगाई बढ़ी है, तो इसमें क्या किया जा सकता है। तो यहाँ मोटी मोटी बात मैं अगर बता दूं कि इसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं, इसमें जो कुछ भी करना है वो सरकार को करना है, वो गवर्नमेंट को करना है। इसमें अगर कोई कुछ कर सकता है तो गवर्नमेंट ही कर सकती, कहाँ कहाँ और कैसे कर सकती ये देखते हैं हम। सबसे पहली बात तो गवर्नमेंट क्या करेगी, जैसे मौसम की मार, सूखा, पाला, ओला, इन सब चीज़ों में सरकार क्या कर सकती है, तो इन सब चीज़ों से बचाव के लिए गवर्नमेंट जो है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर सकती है। और अभी तो पॉली हाउसेस डेवलप किए जाने लगे हैं, पॉली हाउस खेती की जाने लगी है। गवर्नमेंट जो सब्सिडी दे करके पॉली हाउसेस यानी पॉली हाउस फार्मिंग को सरकार सब्सिडी के थ्रू प्रमोट कर सकती है। उसमें हम नियंत्रित दशाओं में फसल का उत्पादन करते हैं, जिसमें बाढ़, पाला, सूखा, इन सारी चीज़ों की समस्याओं से हमारी फसल अछूती रह जाती है, बची रह जाती है। दूसरा कैसा हो सकता है कि गवर्नमेंट वाटर कंजर्वेशन को प्रमोट कर सकती है, जल संरक्षण को बढ़ावा दे सकती है, लोगों को इस तरह से अपनी तमाम योजनाओं या अपने तमाम गतिविधियों के जरिए सरकार जो है लोगों को सिखा सकती है कि भाई आप जल का संरक्षण करें, कि सूखे के दिनों में भी आपको सूखे के संकट का सामना न करना पड़े। तो ये यहाँ पर सरकार का रोल हो गया। काला बाजारी को नियंत्रित करने के लिए अगर हम बात करें तो गवर्नमेंट जो है लॉ एंड ऑर्डर को स्ट्रिक्ट कर सकती है, सख्त से सख्त कानून बना सकती है। कोई ऐसा डिपार्टमेंट हो, कोई ऐसा अमला हो जो लगातार यहाँ इन जो काला बाजारी करने वाले लोग हैं उनके खिलाफ काम कर सके। ऐसा
व्यवस्था कर सकती है सरकार, कुछ जो इंटेलिजेंस एजेंसी बना सकती है, यानी खुफिया विभाग बना सकती है, जो लोगों के बीच में जाकर के और पता लगाए कि कहाँ कहाँ कौन कितना स्टोर करके किसने रखा हुआ है। और अगर ऐसा कुछ ओपन होता है ऐसा कोई मामला, तो ऐसे व्यक्तियों को सरकार सख्त सख्त सजा दिलवा करके ऐसी इल्लीगल एक्टिविटीज को रोकने की कोशिश कर सकती है। यहाँ टैक्सेस की बात करें तो अगर टैक्सेस के कारण महंगाई बढ़ रही है तो सरकार को चाहिए कि टैक्स रेट्स को कम कर दे, टैक्स करों की दर को नीचे ला दे। ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज, ये मेरे ख्याल से ये बात तो आपने समझा ही होगा कि ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज में क्या है कि ये तो इंफ्रास्ट्रक्चर पर डिपेंड है। सरकार ही इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रॉन्ग करेगी, चाहे वो रेल इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे वो रेलवे ट्रांसपोर्टेशन हो, चाहे वो रोड ट्रांसपोर्टेशन हो, इसमें तो भैया सरकार को ही काम करना होगा। तो इस तरह से फॉरवर्ड मार्केटिंग क्या है? फॉरवर्ड मार्केटिंग के लिए तो बिल्कुल सीधा सा है। फॉरवर्ड मार्केटिंग के लिए कमीशन बनाया गया है। ओके, तो उस कमीशन की रिकमेंडेशन पर ही सरकार काम करती है, तो इससे बहुत ज्यादा अब घबराने की जरूरत नहीं है। हाँ, तो ये वो तरीके हैं जिसमें सरकार जिनके जरिए सरकार जो है वो महंगाई को नियंत्रित करने के लिए समय समय पर कदम उठाती है और उठाती रहती है, और कई बार लॉन्ग टर्म पॉलिसीज भी बनाती है, लंबी नीतियां भी तैयार करती है महंगाई को कंट्रोल करने के लिए। अब रही बात दूसरा टाइप क्या है, महंगाई को बढ़ाने वाला दूसरा कारक क्या है, सेकेंड फैक्टर क्या है? तो सेकेंड फैक्टर बड़ा इंटरेस्टिंग है। सेकेंड फैक्टर है करेंसी का प्रवाह, करेंसी का फ्लो बढ़ जाए भैया, करेंसी का प्रवाह बढ़ जाए या करेंसी का फ्लो बढ़ जाए। बिल्कुल ऐसे समझिए आप कि जैसे एक नल है, तो इस नल में एक यहाँ पर टैप लगा हुआ है, ये टैप लगा हुआ है और इधर से पानी गिर रहा है, तो अगर पानी एक एक बूंद टपक रहा है नल में से, इधर टैंक से जोड़ देते हैं ना नल को, एक बढ़िया सा टैंक बना दिया हमने, इसमें पानी है, इसमें पानी भरा हुआ है और ये टैप है रेगुलेटर, ये रेगुलेट करेगा, ये डिसाइड करेगा कि कितना पानी इधर से आना चाहिए। अब अगर एक एक बूंद पानी गिर रहा है और पानी की चाहत रखने वाले लोग, पानी की इच्छा रखने वाले लोग लाइन में खड़े हैं, बहुत सारे लोग खड़े हैं, तो भैया फिर ऐसी स्थिति में पानी की वैल्यू बढ़ जाएगी, पानी की कीमत बढ़ जाएगी। तभी ये समझ में आएगा कि हाँ, पानी की कितनी कीमत होती है, एक एक बूंद भी पानी का कीमती होता है। ओके, और अगर सपोज कर ले कि ये टैप खराब हो गया, टैप टूट गया और दिन रात इस टैंक में से हर पानी बह रहा है, तो पानी बह रहा है तो यहाँ कोई लाइन नहीं होगी, ये लाइन खत्म हो जाएगी, पानी नाली में बहेगा, पानी की कीमत, पानी की वैल्यू खत्म हो जाएगी, पानी की कीमत खत्म हो जाएगी। ये पानी की बात या जल संरक्षण की बात नहीं कर रहा हूँ, ये मैं आपको ये बता रहा हूँ कि कैसे मार्केट में महंगाई बढ़ती है। तो ये जो जगह है जहाँ ये पानी गिर रहा है, ये जगह है मार्केट, ये जगह है बाजार। ओके, और ये जो नल का मुंह है, टोटी का मुंह है, ये मुंह से निकलने वाला पानी, इसको आप कह सकते हो ये है फ्लो ऑफ करेंसी, फ्लो ऑफ करेंसी यानी मुद्रा का प्रवाह। और ये जो ये जो टैप है, पानी का वाटर टैप है, इसका रेगुलेटर, ये यानी ये जो खोल रहा है, ज्यादा खोल रहा है या कम कर रहा है, इसका नाम है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, RBI।
और ये जहां से ये सब आ रहा है पानी, जहां से ये पानी बाहर निकल रहा है, ये वाटर टैंक, ये जो वाटर टैंक है, वाटर टैंक को आप कह सकते हो आरबीआई का करेंसी चेस्ट। आरबीआई का क्या? करेंसी चेस्ट। अब देखें, मेरे ख्याल से इमेज आपको बिल्कुल क्लियर हो गई होगी, बहुत सारी तस्वीर आपको स्पष्ट हो गई होगी कि क्या कहना चाह रहा हूं मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगर हमें अपनी करेंसी की वैल्यू बढ़ानी है, ओके, तो कमेंट करके बताइए तुरंत कि अगर हमें अपनी करेंसी की वैल्यू बढ़ानी है तो आरबीआई क्या करे। ऑप्शन ए क्या होना चाहिए? ऑप्शन ए है कि करेंसी का फ्लो कम कर दे, और ऑप्शन बी करेंसी का फ्लो बढ़ा दे। अब आप डिसाइड करिए कि ऑप्शन ए या ऑप्शन बी। अगर मुझसे आप पूछते हो तो मैं तो बताऊंगा कि भैया ऑप्शन ए, यानी अगर करेंसी का प्रवाह कम कर दिया जाए, करेंसी का फ्लो कम कर दिया जाए तो करेंसी की वैल्यू बढ़ जाएगी, और अगर करेंसी का फ्लो बढ़ा दिया जाए तो करेंसी की वैल्यू कम हो जाएगी, करेंसी की वैल्यू कम हो जाएगी। दूसरे शब्दों में हम क्या कह सकते हैं कि द वैल्यू ऑफ करेंसी, फिर से एक बार रिपीट करूं, दूसरे शब्दों में क्या कहा जा सकता है कि द वैल्यू ऑफ करेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द फ्लो ऑफ करेंसी इन मार्केट। ओके, फिर से यहां रिपीट कर दे रहा हूं, अगर फ्लो ऑफ करेंसी इन मार्केट को हम लिखें FC, फ्लो ऑफ करेंसी, तो इट विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वैल्यू ऑफ करेंसी। मेरे ख्याल से ये बात समझ में आई होगी। अब दूसरा जो क्वेश्चन है, दूसरा जो प्रश्न है कि ये कंट्रोल कौन करता है, तो ध्यान रखना एक लंबे समय तक ये कंट्रोल करने का काम केवल आरबीआई किया करता था, यानी मार्केट में करेंसी का फ्लो कितना होगा ये केवल आरबीआई डिसाइड करता था। लेकिन जब 2014 में नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनी और उस समय रघुराम राजन जी हमारे जो आरबीआई के गवर्नर हुआ करते थे, रघुराम राजन जी की आइडियोलॉजी कुछ अलग थी और मोदी जी की आइडियोलॉजी कुछ अलग थी, दोनों की आइडियोलॉजी आपस में मैच नहीं खा रही थी। तो हमने देखा कि जो आरबीआई है और सरकार के बीच कुछ टकराव हुआ, आरबीआई और सरकार गवर्नमेंट के बीच में एक हमने स्ट्रगल का दौर देखा, और उसी समय में कुछ इंस्टीट्यूशनल चेंज हुआ, उसी समय में कुछ संस्थागत परिवर्तन हुआ, और 2016 में यानी 2016 में एक कमेटी बनाई गई। इस समिति को हम मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी या हिंदी में मौद्रिक नीति समिति कहते हैं। 2016 में ये मौद्रिक नीति समिति बनाई गई। तो इस मौद्रिक नीति समिति में कुल 6 सदस्य होते हैं। कितने सदस्य होते हैं? 6 सदस्य होते हैं। और आरबीआई का जो गवर्नर होता है, आरबीआई का गवर्नर यानी गवर्नर ऑफ आरबीआई, ये इसका एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होता है, यानी इसका पदेन अध्यक्ष होता है। क्लियर है? तो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो होती है यानी मौद्रिक नीति समिति होती है। इस मौद्रिक नीति समिति में कुल 6 सदस्य होते हैं, जिसमें से एक आरबीआई का गवर्नर ही हो गया। आरबीआई का गवर्नर इसका अध्यक्ष होता है। इसके अलावा आरबीआई का डिप्टी गवर्नर होता है, वो भी इसका सदस्य होता है। आरबीआई का डिप्टी गवर्नर, इसके अलावा आरबीआई का एक उच्च अधिकारी,
अधिकारी। तो ये 3 लोग आरबीआई से होते हैं इस कमेटी में, 6 में से 3 आउट ऑफ 6 फ्रॉम आरबीआई, और इसके अलावा 3 सदस्य 3 मेंबर्स आर नॉमिनेटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यानी भारत सरकार का प्रतिनिधित्व करते हैं इस कमेटी में, भारत सरकार द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। तो इस तरह से एक बैलेंस बैठाने की कोशिश की गई मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के जरिए, बैलेंस बिटवीन द गवर्नमेंट एंड आरबीआई, आरबीआई और गवर्नमेंट के बीच में एक संतुलन बनाने की कोशिश की गई, और इस तरह से सरकार ने आरबीआई की जो गतिविधियां थी उन पर भी एक लगाम, उन पर भी एक नकेल कसने की कोशिश की। तो ये बता दिया सरकार ने कि भैया आरबीआई जो है वो कोई ऑटोनोमस बॉडी नहीं है, गवर्नमेंट से ऊपर सरकार की ही बॉडी है। एक छोटी सी बात बस मैं यहाँ बीच में रोक करके टॉपिक को आपको बताना चाहूँगा कि हमारा जो मध्य प्रदेश पीएससी है, मध्य प्रदेश पीएससी के मेंस में ये एक टॉपिक है कि द रोल ऑफ गवर्नमेंट इन द मॉनेटरी पॉलिसी, मतलब मॉनेटरी पॉलिसी का निर्धारण करने में, यानी मौद्रिक नीति का निर्धारण करने में सरकार की क्या भूमिका होती है। तो ये जो कमेटी है, अब ये कमेटी क्या काम करती है, ये मौद्रिक नीति समिति है, ये समिति क्या काम करती है, तो बेसिकली ये वो प्रिंसिपल्स डिसाइड करती है, उन सिद्धांतों का निर्माण करती है जिनके द्वारा मार्केट में करेंसी का फ्लो कंट्रोल किया जाएगा, अप या डाउन करना हो। ओके, तो ये कमेटी का काम है, और एक ये काम कमेटी द्वारा हर 3 माह पर किया जाता है। 3 माह या 3 मंथ्स को हम क्वार्टरली भी बोलते हैं। तो क्वार्टरली ये मॉनेटरी पॉलिसी आती है गवर्नमेंट आरबीआई की, जिसमें वो डिसाइड करती है कि मार्केट में करेंसी का फ्लो कैसा होगा। क्या डिसाइड करती है, तो इसमें आरबीआई डिसाइड करती है कि रेपो रेट क्या होगा, रेपो रेट क्या होगा। ओके, इसमें आरबीआई डिसाइड करती है कि रिवर्स रेपो रेट क्या होगा, रिवर्स रेपो रेट क्या होगा। ओके, ये 2 बड़े टूल्स हैं जिनको हम लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी कहते हैं। फैसिलिटी, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, या इतना लंबा चौड़ा कौन बोले, आज तो शॉर्टकट का जमाना है, तो आप भी शॉर्टकट कर सकते हैं, LAF कहते हैं। अब आपसे कोई पूछे कि LAF क्या है, तो आप बताना LAF का मतलब होता है लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। हिंदी में अगर मैं बोलूं तो इसको कहते हैं तरलता। क्या कहते हैं, तरलता। और एडजस्टमेंट का मतलब होता है समायोजन, और फैसिलिटी का मतलब होता है सुविधा। तो हिंदी में इसे कहेंगे तरलता, समायोजन, सुविधा। इंग्लिश में इसे कहेंगे लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, और इसका एक्रोनिम होगा LAF। ओके, अब कोई आपसे पूछे कि LAF है क्या चीज, ये क्या वाला है, तो आप बिल्कुल निसंकोच बताना कि लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी या LAF के अंतर्गत हम उन टूल्स को शामिल करते हैं। क्या करते हैं, उन टूल्स को शामिल करते हैं, यानी उन साधनों को, उन वेपन्स को, उन औजारों को हम उपयोग में लाते हैं जिनके द्वारा प्राइमरली यानी प्राथमिक तौर पर मार्केट में करेंसी
का फ्लो कंट्रोल किया जाता है, कंट्रोल किया जाता है। तो उन टूल्स को हम LAF कहते हैं। और एक बात बताना चाहूंगा, लिक्विडिटी, लिक्विडिटी शब्द यहां उपयोग किया गया, तरलता शब्द उपयोग किया गया है। लिक्विडिटी, लिक्विडिटी का मतलब क्या होता है? लिक्विडिटी का मतलब होता है कि खर्च करने योग्य, फिर से क्या, कि खर्च करने योग्य धन या पैसे की उपलब्धता को हम लिक्विडिटी कहते हैं। खर्च करने योग्य, अगर सपोज कर लीजिए कि मेरी जेब में अभी 10,000 या 15,000 रुपए हैं कि जिसको मैं बड़ी आसानी से, बड़े आराम से खर्च कर सकता हूं। देखिए, जरूरी नहीं कैश हो सकता है कि मेरे पेटीएम अकाउंट में हो इतना पैसा, 8,000, 10,000, 20,000 इतना पड़ा हो पेटीएम अकाउंट में कि मैं उसको कार्ड से खर्च कर सकता हूं। मैं उसको अपने जो मोबाइल बैंकिंग से वो पैसा पे कर सकता हूं। तो अगर मेरे पास इतना पैसा है तो इसका मतलब है कि मेरी लिक्विडिटी है। और लिक्विडिटी ना होने का मतलब क्या हो गया? पैसा होने के बावजूद भी लिक्विडिटी ना हो, ऐसा भी संभव है। कैसे संभव है? कि मेरे पास है 10 लाख रुपए हैं मेरे पास मान लीजिए, लेकिन वो फिक्स डिपॉजिट है। मेरे पास 1 करोड़ रुपया है, लेकिन कैसा है? मकान के रूप में है वो। तो अब ऐसा तो नहीं है कि भैया अब अपने सपोज कर लीजिए किसी अच्छे होटल में जाके खाना खाना है और 3-4 हजार रुपए चाहिए, वहां 3-4 हजार रुपए, 5,000 रुपए, जो भी एक मान लीजिए 5,000 रुपए खर्च करने हैं। या बच्ची जो है वो एक सेलफोन मांग रही है, श्रीमती जी एक लैपटॉप की डिमांड कर रही हैं। तो ये सारे पैसे मैं मकान बेच के इनकी डिमांड पूरी करूं, ये तो नहीं है। और हम ये भी नहीं कह सकते कि साहब इतना बड़ा मकान होने के बावजूद हम कंगाल हैं। तो देखिए, प्रॉपर्टी तो, पैसा तो है अपने पास, लेकिन कैसा है कि लिक्विड फॉर्म में नहीं है, वो सॉलिड फॉर्म में है। उसको अभी तुरंत उसको मार्केट में उसको खर्च नहीं किया जा सकता है। तो लिक्विडिटी किसकी किसकी होती है? लिक्विडिटी 2 की होती है। एक लिक्विडिटी होती है आम जनता की, आम जनता की लिक्विडिटी, आम जनता की लिक्विडिटी होती है। ओके, ये आम जनता की जेब में कितना पैसा है, ओके, ये आम जनता की लिक्विडिटी होती है। खर्च करने योग्य कितना पैसा है, ये आम जनता की लिक्विडिटी होती है। और दूसरी लिक्विडिटी होती है कॉमर्शियल बैंक्स की। जो हमारे कॉमर्शियल बैंक्स होते हैं, वाणिज्यिक बैंक होते हैं। वाणिज्यिक बैंक का मतलब क्या हो गया? वाणिज्यिक बैंक का मतलब हो गया कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। वाणिज्यिक बैंक का मतलब हो गया आंध्रा बैंक। वाणिज्यिक बैंक का मतलब, कॉमर्शियल बैंक का मतलब हो गया इलाहाबाद बैंक, कैनरा बैंक। ये सब बैंक जो बाजार में कारोबार करते हैं। कारोबार करने का मतलब क्या हो गया कि वो आपसे कुछ अमाउंट लेते हैं, उस अमाउंट को, उस पैसे को वो अपने पास रखते हैं और उस पर आपको इंटरेस्ट पे करते हैं, उस पर आपको ब्याज देते हैं। यही इनका बिजनेस है। तो जो भी बैंक इस तरह का बिजनेस, इस तरह का काम करता हो, वो बैंक कॉमर्शियल बैंक कहलाता है। तो कॉमर्शियल बैंक के पास उधार देने के लिए कितना पैसा है, उधार देने के लिए कितना पैसा उपलब्ध है, उस पैसे को हम उस कॉमर्शियल बैंक की लिक्विडिटी कहते हैं। तो LAF, ये 2 चीज हो गई। और LAF यानी लिक्विडिटी डिसाइड कौन करता है, लिक्विडिटी तय कौन करता है? तो यहां एक प्रश्न का जवाब दे देता हूं कि LAF को डिसाइड करता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। मतलब लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी कैसी होगी, ये फैसिलिटी, ये सुविधा कैसी होगी कि जिसके जरिए कोई भी बैंक अपने लिक्विडिटी को एडजस्ट कर सकता है। एडजस्ट करने का मतलब लिक्विडिटी घटा सकता है, लिक्विडिटी बढ़ा सकता है। ये कैसी होगी, ये डिसाइड करता है RBI।